विखंडन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने जो कल पढ़ा था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत हम करेंगे। देखिए बच्चों, हमने ये देखा था कि जब यूरेनियम 235 परमाणु क्रमांक वाले द्रव्यमान संख्या वाले यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 होता है, इस पर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है या इस पर जब न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाती है, मंद गति के न्यूट्रॉनों से टक्कर कराई जाती है, जब भी प्रश्न ये आता है, जब भी ये बात कही जाती है कि मंद गति के न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी ऊर्जा कम है। और जब भी आता है कि तीव्र गति के न्यूट्रॉन, तो इसका मतलब यह है कि इससे जो न्यूट्रॉन है उसकी ऊर्जा ज्यादा है। एक और चीज कि जब भी न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती है तो एक अस्थायी यूरेनियम का समस्थानिक हमें प्राप्त होता है 92 236। इस यूरेनियम के समस्थानिक में न्यूट्रॉन के आने से जो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है नाभिक में, उसके कारण कंपन होने लगता है, कूलाम प्रतिकर्षण, और तेज कंपनों के कारण यूरेनियम 2 लगभग बराबर द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार से आगे लिखेंगे, लेकिन इधर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं इसको एरो बना करके। इससे हमें, मैंने कल भी आपको बताया था कि 4 प्रकार के अभिक्रिया संभव है। सामान्यतः जो बहुतायत से होता है उसमें बेरियम और क्रिप्टन हमें प्राप्त होता है। बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 56 है और द्रव्यमान संख्या 144 है, कभी कभी 140 द्रव्यमान संख्या का बेरियम भी हमें प्राप्त होता है, और 36 परमाणु क्रमांक और 89 द्रव्यमान संख्या वाला क्रिप्टन प्राप्त होता है, और इसके साथ में हमें 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में एक विखंडन से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एक यूरेनियम का विखंडन हुआ तो उससे हमें बेरियम और क्रिप्टन तो प्राप्त हुए ही हुए, इसके साथ साथ हमें लगभग 2, 3 या किसी किसी अभिक्रिया में 4 न्यूट्रॉन भी हमें प्राप्त होते हैं। ये हमने कल 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखी थी। यहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं इन अभिक्रियाओं को। ये हमने 4 इसके संभावित भाग देखे थे कि 4 संभावना है, 4 अभिक्रियाओं की संभावना है। किसी में 2 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, किसी में 3 न्यूट्रॉन, किसी में 4 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो जब एक न्यूट्रॉन पर, एक यूरेनियम पर बौछार कराई गई है, न्यूट्रॉन से टक्कर कराई गई है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया संपादित होगी ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि अगर एक पदार्थ में यूरेनियम के 100 नाभिक हो, तो 100 नाभिकों में से कुछ नाभिकों से जो पहली अभिक्रिया बताई गई थी, जो पहली की अभिक्रिया समीकरण में आपको देखने को मिल रही है, जिसमें बेरियम 144 और क्रिप्टन 90, ये मैं द्रव्यमान संख्या बोल रहा हूं, के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं, साथ साथ हमें 2 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं, और उसमें ऊर्जा है। कुछ नाभिकों के विखंडन से हमें बेरियम 144 और क्रिप्टन का एक दूसरा समस्थानिक 89, जिसकी द्रव्यमान संख्या है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 89 है, वो प्राप्त होता है, और 2 की जगह 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। कुछ यूरेनियम के विखंडन से ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम हमें प्राप्त होगा, और बाकी कुछ के विखंडन से हमें नायोबियम प्राप्त होगा, और साथ में 4 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो 100 यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन हुआ है, उन 100 में से अगर एक नाभिक के विखंडन से हमें पहली अभिक्रिया द्वारा बेरियम, क्रिप्टन और 2 न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरे नाभिक का जब विखंडन हो तब भी हमें ये बेरियम, क्रिप्टन और 2 न्यूट्रॉन ही प्राप्त हो सकता है दूसरे नाभिक के विखंडन से हमें ये प्रक्रिया प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये डिपेंड करेगा उस न्यूट्रॉन की ऊर्जा पर, उस यूरेनियम की ऊर्जा पर, और न्यूट्रॉन को ग्रहण कर बाद में बने यूरेनियम 236 में होने वाले कंपनों की ऊर्जा पर। खैर, इससे आगे हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया में अगर 100 यूरेनियमों का विखंडन होता है तो 100 में से कुछ से 2 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और कुछ से 3, यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज 2, किसी से 3, किसी से 4। अब 2, 3 और 4 का अगर हम एवरेज निकालें तो वो 3 आता है।
यानी हम ये मान सकते हैं कि एक यूरेनियम के विखंडन से दो लगभग समान द्रव्यमान के परमाणु नाभिक तो हमें प्राप्त होते ही हैं, जैसे बेरियम और क्रिप्टन प्राप्त हो सकता है, या एंटीमनी और स्ट्रोंशियम, एंटीमनी और नायोबियम प्राप्त हो सकता है, या जिनॉन और स्ट्रोंशियम प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ साथ हमें औसतन 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हालांकि इस अभिक्रिया में 2 न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं, जो कि पहली अभिक्रिया के आधार पर यह चित्र बनाया गया, आप जो सामने देख रहे हो, पर औसतन हमें 3 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। अब इन 3 न्यूट्रॉनों में एक खास बात होती है कि जब हमने यूरेनियम पर पहले न्यूट्रॉन की बौछार कराई है, पहले न्यूट्रॉन से टक्कर कराई, एक न्यूट्रॉन से मंद गति के न्यूट्रॉन से यूरेनियम पर टक्कर कराई है, तो इस टक्कर में 3 न्यूट्रॉनों के साथ में कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है, और इस ऊर्जा का कुछ भाग ये न्यूट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इस वजह से इन न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और ये तीनों न्यूट्रॉन तीव्र गति के न्यूट्रॉन कहलाते हैं। ये तीनों न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? तीव्र गति के न्यूट्रॉन। तीव्र गति के न्यूट्रॉन या हम कहें उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन है। उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों की गति अधिक होने के कारण ये कम संभावना होती है कि यूरेनियम के नाभिक के संपर्क में आए, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि इसके किसी यूरेनियम नाभिक के संपर्क में आने की संभावना कम है। या इनमें से मान लीजिए 10 यूरेनियम का विखंडन हुआ और 10 से 30 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, तो 30 के 30 न्यूट्रॉन यूरेनियम के संपर्क में आएंगे, इसकी संभावना कम है क्योंकि उनकी गति ज्यादा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक स्थान से बहुत तेजी से कोई चीज निकल रही है, तो वो जो वस्तु है वो उस स्थान या उस परिवेश में रखी हुई किसी चीज के संपर्क में आने की जो संभावना है उसमें कम अणुओं के संपर्क में आएगा। जैसे आप देखते हैं कि बारिश आ रही है, तो जब भी आप किसी रास्ते को पार करना चाहते हैं तो भाग करके वहां से निकलते हैं, आप धीरे धीरे चल करके नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे आप चल करके निकलेंगे तो आप ज्यादा बूंदों के संपर्क में आएंगे और आप ज्यादा गीले हो जाएंगे। भाग के चलने का अभिप्राय यह है कि जब आप भाग करके चलेंगे, दौड़ करके जाएंगे, तो आपके बूंदों के संपर्क में आने की संभावना तो रहेगी, लेकिन कम बूंदों के संपर्क में आने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं जो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए हैं एक यूरेनियम से, इन तीनों न्यूट्रॉनों में से क्या तीनों न्यूट्रॉन विखंडन करेंगे, या इनमें से कोई 2 न्यूट्रॉन विखंडन करेंगे, या इनमें से कोई 1 न्यूट्रॉन विखंडन करेगा, लेकिन कोई ना कोई न्यूट्रॉन जो है इनमें से विखंडन अवश्य ही करेगा, ये हमें मान सकते हैं औसतन। ये भी हो सकता है कि इन 3 में से एक भी न्यूट्रॉन विखंडन नहीं करे। अब अगर एक भी न्यूट्रॉन विखंडन नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहां पर मैं फिर भी कहूंगा कि कोई ना कोई न्यूट्रॉन विखंडन अवश्य ही करेगा। मैं एक तरफ तो कह रहा हूं एक भी विखंडन नहीं करेगा, और एक तरफ कह रहा हूं कोई ना कोई न्यूट्रॉन विखंडन करेगा, तो ये दोनों बातें तो विरोधाभासी है। मैं ये दोनों बातों को इस तरीके से ले सकता हूं कि मान लीजिए एक यूरेनियम का आपने विखंडन किया, इससे 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, इनमें से एक ने भी विखंडन नहीं किया, लेकिन एक समय में केवल एक न्यूट्रॉन का एक यूरेनियम का विखंडन नहीं होता है। हम जब भी विखंडन की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें ऐसा हम नहीं कर सकते कि भाई एक यूरेनियम का नाभिक रख दिया और उस पर एक ही न्यूट्रॉन की बौछार करे, एक यूरेनियम के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार करे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या होगा? हमें यूरेनियम का एक पदार्थ लेना पड़ेगा जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, जिसमें नाभिकों की संख्या बहुत अधिक होगी, और बहुत अधिक होने के कारण इस पर जब हम न्यूट्रॉनों की बौछार कराएंगे तो न्यूट्रॉन की बौछार भी एक न्यूट्रॉन की बौछार नहीं करा सकते, न्यूट्रॉन भी हमें एक से अधिक भेजने पड़ेंगे। मान लीजिए इसमें हमने 10 न्यूट्रॉन भेजे, 10 न्यूट्रॉनों ने 10 यूरेनियम का विखंडन किया। अब 10 यूरेनियम से 30 न्यूट्रॉन हमें और प्राप्त हो गए, प्रत्येक से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए। इनमें से मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हो सकता है कि पहले यूरेनियम से जो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए हैं इनमें से एक भी न्यूट्रॉन किसी अन्य यूरेनियम का विखंडन नहीं करे, लेकिन इस दूसरे यूरेनियम से निकलने वाले 3 न्यूट्रॉनों में से तो कोई विखंडन करेगा, दूसरे से नहीं करेगा तो तीसरे वाले के यूरेनियम से निकलने वाले न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन होगा। यानी इन 10 में से जो 30 न्यूट्रॉन निकले उनमें कोई ना कोई यूरेनियम का विखंडन अवश्य ही करेगा। तो एक खास बात हमारे समझ में आ गई है यहाँ पर कि जब हमने प्रारंभ में विखंडन शुरू करवाया तब हमारे पास में जो यूरेनियम था उस पर हमने विखंडन के लिए न्यूट्रॉन की बौछार करवाई, लेकिन जो यूरेनियम है उसका आगे विखंडन कराने के लिए जिन न्यूट्रॉनों की हमें आवश्यकता है वो न्यूट्रॉन अब हमें देने की जरूरत नहीं है, वो इस विखंडन से हमें अपने आप ही प्राप्त हो रहे।
अब जैसे इस अभिक्रिया में आप देख सकते हो कि दो न्यूट्रॉन हमें दिख रहे हैं, एक न्यूट्रॉन एक ये दूसरा न्यूट्रॉन है, ये दोनों न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, यूरेनियम से टक्कर कर रहे हैं और फिर आगे और विखंडन हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए हैं, इन 3 में से अगर कोई 2 या कोई 1 न्यूट्रॉन आगे और विखंडन करे तो यूरेनियम से फिर से हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। 2 न्यूट्रॉन अगर विखंडन करेंगे तो प्रत्येक से 3 प्राप्त होंगे, यानी टोटल 6 प्राप्त हो जाएंगे हमें। 3 एक यूरेनियम से, 3 दूसरे यूरेनियम से, और अगर तीनों न्यूट्रॉन विखंडन कर दें तो हमें 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। और ये जो 9 न्यूट्रॉन है या 6 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, अगर 2 का विखंडन हो रहा है, अगर 1 का विखंडन हो रहा है, तो 3 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये आगे और यूरेनियम का विखंडन करेंगे और ये प्रक्रिया लगातार इसी प्रकार से आगे चलती चली जाएगी। क्योंकि इस प्रक्रिया को चालू करने के लिए आपको केवल एक बार विखंडन कराने की आवश्यकता है और ये प्रक्रिया आगे अपने आप ही चालू रहती है, अपने आप ही स्वतः ही ये विखंडन आगे बढ़ता रहता है। इसलिए इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बच्चों, एक खास बात और है यहां पर कि ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो कितनी देर तक चलेगी, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात ये कि इस विखंडन में जो यूरेनियम का विखंडन हो रहा है, उस विखंडन में कितने न्यूट्रॉन ऐसे हैं जो आगे विखंडन करेंगे। 3 है तो तीनों करेंगे कि 2 करेंगे कि 1 करेगा, नंबर 1 बात। क्योंकि हो सकता है तीनों न्यूट्रॉन विखंडन कर दें, हो सकता है 2 ही न्यूट्रॉन विखंडन करे, हो सकता 1 न्यूट्रॉन विखंडन करे। दूसरा, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये न्यूट्रॉन जिस यूरेनियम का विखंडन करने जा रहे हैं वो यूरेनियम उपलब्ध है या नहीं है। यानी मान लीजिए कि यूरेनियम के 100 ही नाभिक हैं तो टोटल 100 न्यूट्रॉन ही विखंडन कर पाएंगे। अगर 105 न्यूट्रॉन, मान लीजिए जैसे अपन इसको इस तरीके से लेते हैं, 1 न्यूट्रॉन ने विखंडन कराया सपोज, उससे हमें 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। 3 में से 2 न्यूट्रॉनों ने और आगे विखंडन करा दिया तो 2 यूरेनियम का और विखंडन हो गया, प्रत्येक से 3 प्राप्त हुए। अब इन 3 में से मान लीजिए तीनों ने विखंडन करा दिया, यानी 6 न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन हो गया। तो अभी तक टोटल कितने यूरेनियम का विखंडन हो गया, पहली श्रृंखला में 1 का, फिर 2 का यानी 3, फिर 6 और 9। तो इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। जब सारे यूरेनियम का विखंडन हो जाएगा तो उसके बाद में जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे उनके पास में विखंडन कराने के लिए उपलब्ध यूरेनियम नहीं होगा, आवश्यक यूरेनियम नहीं होगा। ठीक है, एक और खास बात इस बात पर निर्भर करती है कि ये जो यूरेनियम का विखंडन हो रहा है, इस यूरेनियम का विखंडन कराने के लिए जो न्यूट्रॉन है वो एक बार तो हमने बौछार करा दे, लेकिन अगली बार जो न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं वो इस विखंडन से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस विखंडन से प्राप्त होने वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा कितनी है, क्योंकि अगर इनकी ऊर्जा बहुत अधिक हुई तो इनके यूरेनियम को विखंडन कराने की जो संभावना है वो न्यूनतम हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे तीनों बातों पर देखेंगे। सबसे पहली बात पर आते हैं जो हमने कही थी कि कितने न्यूट्रॉन जो है वो विखंडन करा पाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र या एक हम ये कह सकते हैं कि एक गुणांक को परिभाषित किया जाता है, इसे कहते हैं गुणन कारक के। क्या नाम है इसका बच्चों, गुणन कारक के। और गुणन कारक के जो है ये 2 संख्याओं के अनुपात पर निर्भर करता है। पहला, विखंडन की किसी पीढ़ी में, किसी भी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉन कितने हैं, उपस्थित न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ है। और इससे पिछली पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित, का मतलब यहां पर कितने उत्पन्न हुए इससे नहीं है कि विखंडन की किसी पीढ़ी में कितने न्यूट्रॉनों ने विखंडन करवाया है और उससे पिछली पीढ़ी में कितनों ने करवाया था, उससे ठीक पिछली पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों में से कितने न्यूट्रॉनों ने विखंडन कराया था। एक उदाहरण से लेते हैं, मान लीजिए कि किसी समय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, और 100 यूरेनियम नाभिकों का विखंडन हुआ। कितने का हुआ, 100 का, यानी ये हो गया 100। ठीक है, और इन 100 से हमारे पास में 300 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, प्रत्येक से 3 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब इन 3 में से, ये प्रत्येक से जो 3 प्राप्त हो रहे हैं, इनमें से मान लीजिए 300, प्रत्येक से 3 प्राप्त होंगे तो टोटल हो गए 300। तो अभी इससे पहले 100 यूरेनियम का विखंडन हुआ था, यानी कि 100 न्यूट्रॉनों ने विखंडन कराया है। ठीक है, अब ये जो 300 उत्पन्न हुए हैं, किसी भी कारण से इनमें से
केवल 80 न्यूट्रॉन ही ऐसे हैं जो विखंडन करा पाते हैं। या हम इसको ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए 90 न्यूट्रॉन ही ऐसे हैं जो विखंडन करा पा रहे। ठीक है, 90 का मतलब हो गया कुल उत्पन्न 300 न्यूट्रॉनों में से 90 अगर विखंडन कराएं तो इसका मतलब केवल 30% न्यूट्रॉन ही विखंडन करा पा रहे हैं। जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं उसमें से 30% ही। तो अब हमारे सूत्र में हम मान रखते हैं, हमारा सूत्र क्या कहता है? हमारा सूत्र कहता है कि भाई किसी पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या बटा उससे ठीक पिछली पीढ़ी में। ठीक है, तो अगर मैं इस के का मान निकालना चाहूं तो मेरे पास में है 100 और एक में है 80। तो 80 तो है अगली पीढ़ी में और 100 है पिछली पीढ़ी में। तो जो अगली पीढ़ी में उत्पन्न हुए यानी नई पीढ़ी में उत्पन्न हुए उनको ऊपर रखना है और 100 को रखना है नीचे। अब देखो उत्पन्न तो 300 हुए थे, लेकिन हमने 300 में से ऊपर कितने लिखे? केवल 80 लिखा। ऊपर 80 क्यों लिखा? क्योंकि उन 300 में से विखंडन केवल 80 ने ही कराया है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह नहीं लिखना चाहिए। वैसे तो हम लिखते तो यह है कि किसी पीढ़ी में विखंडन में या विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, उससे पिछली पीढ़ी में विखंडन कितने न्यूट्रॉनों ने कराया है उनकी संख्या। या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं किसी पीढ़ी में विखंडनों की संख्या बटा उससे पिछली पीढ़ी में विखंडनों की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या की जगह विखंडनों की संख्या लिख दोगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि विखंडन न्यूट्रॉन ही करा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 100। तो एक बात तो पता चल गई कि एक पीढ़ी में यानी किसी समय 100 ने कराया, अगली पीढ़ी में कितने हुए? 80 हुए। अब 80 ने जब विखंडन कराएंगे तो प्रत्येक 3 उत्पन्न करेगा, यानी कि 240 उत्पन्न होंगे। और 240 का फिर 30%, क्योंकि 30% न्यूट्रॉन ही विखंडन करा पड़े, तो 240 का 30% जो होता है वो 72 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 72 में से केवल 80 में से केवल अभी 80 हुए हैं तो फिर 72 होंगे। आगे और कम हो जाएंगे, फिर और कम हो जाएंगे, फिर और कम हो जाएंगे। मान लीजिए 72 से, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बिना कैलकुलेशन के ही लिख रहा हूं, 60 ने कराया, फिर मान लीजिए 50 ने कराया, फिर 40 ने, फिर 30 ने, फिर 20 ने, फिर 10 ने, फिर 5 ने, फिर 4 ने। यानी ये जो अभिक्रिया है वो धीरे 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 विखंडनों की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। विखंडनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, अब अगर विखंडनों की संख्या कम हो गई है तो इसका मतलब ये हुआ है कि एक विखंडन से अगर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। ठीक है, मान लीजिए कि किसी पीढ़ी में 10 विखंडन हुए तो 10 से हो गई 2000। ठीक है, अगली पीढ़ी में 8 ही हुए तो अब की बार जो है वो 1600 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ही उत्पन्न होगी। ठीक है, उससे अगली पीढ़ी में 6 ही हुए तो 1200 ही होगी। उससे अगली पीढ़ी में 5 ही हुए तो 1000 ही होगी। उससे अगली पीढ़ी में 3 ही हुए तो 600 ही होगी। यानी जो उत्पन्न ऊर्जा का मान है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो एक तरीके से यूं देखो कि मान लीजिए आपने आग लगाई और वो आग जो है वो धीरे 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 कम होती चली जा रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो आप क्या कहोगे? भाई आग जो है वो धीमी पड़ गई। आप क्या कहोगे? आग धीमी पड़ गई। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे? जो विखंडन है वो मंद हो गया है। ये अभिक्रिया क्या होगी? आगे जाकर के अपने आप ही बंद हो जाएगी, अपने आप ही बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसी अभिक्रियाओं में एक खास बात आप देखोगे कि जो के का मान है वो क्या आ रहा है हमारे पास में। तो हम कहेंगे भाई जो के का मान है उसमें ऊपर वाली संख्या 80 थी, नीचे वाली संख्या 100 थी। यानी ये संख्या हमेशा इस संख्या से छोटी है। अंश की संख्या हर की संख्या से छोटी है, यानी के का मान 1 से छोटा है। के का मान 1 से छोटा है। यानी वो अभिक्रियाएं जिनमें गुणन कारक का मान 1 से छोटा होता है, या किसी पीढ़ी में विखंडनों की संख्या उससे पिछली पीढ़ी में विखंडनों की संख्या से कम होती है, या धीरे धीरे विखंडनों की संख्या श्रृंखला के रूप में कम होती चली जाती है, उस अभिक्रिया को हम मंद नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम ऐसी अभिक्रिया की बात करें जिसके लिए के का मान 1 है, जिसके लिए के का मान क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पीढ़ी में 100 न्यूट्रॉनों ने विखंडन कराया और उससे पिछली पीढ़ी में भी 100 नहीं कराया था, तभी तो के का मान 1 आएगा। अगर किसी पीढ़ी में 80 ने कराया है तो उससे पिछली वाली में भी 80 नहीं कराया। किसी पीढ़ी में 90 ने कराया तो उससे पिछली वाली पीढ़ी में भी 90 नहीं कराया होगा। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी पीढ़ी में 100 न्यूट्रॉनों ने विखंडन कराया है और उससे पिछली पीढ़ी में भी 100 ने ही कराया था,
तो मान लीजिए पिछली पीढ़ी में 100 ने विखंडन कराया, इससे 300 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, और 300 में से फिर 100 ने विखंडन कर दिया, फिर 300 प्राप्त होंगे, फिर इससे इस 300 में से 100 विखंडन कराएंगे, ठीक है, 100 विखंडन कराएंगे, फिर उस 100 से 300 प्राप्त होंगे, फिर 300 में से 100, यानी लगातार समान संख्या में विखंडन होगा। अब देखो इसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब आप सोचोगे भाई नियंत्रित कैसे हो गया ये नियंत्रित कैसे हो गया? क्या 100 से निकलने वाली ऊर्जा को आप नियंत्रित कर सकते हो? हम पता नहीं 100 से निकलने वाली ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि शुरुआत ही हम इतने विखंडनों से करें जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। मान लीजिए हम 40 विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम शुरुआत अगर 40 से कर दे तो 40 से क्या होगा, इसके 3 गुना 40 विखंडन होंगे, 40 यूरेनियम का विखंडन होगा, प्रत्येक यूरेनियम के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं, तो 40 से कितने होंगे, एक 4 × 12 120 उत्पन्न होंगे। फिर 120 में से 40 अगर विखंडन कर देंगे तो फिर उस 40 में से 120 उत्पन्न होंगे, फिर 120 में से 40, यानी हर बार 40 40 40 40 40 40 विखंडन ही होते रहेंगे। और चूंकि 40 विखंडनों की ऊर्जा को हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो आगे भी इस ऊर्जा को हम नियंत्रित कर पाएंगे। यानी हमने एक तरीके से क्या कर दिया, विखंडनों को नियंत्रित कर दिया है। तो ये जो अभिक्रिया है, जिसमें अभिक्रिया की दर, जिसे गुणन कारक अपन कहते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसका मान 1 रहता है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में किसी पीढ़ी में विखंडनों की संख्या और उससे अगली अथवा पिछली पीढ़ी में विखंडनों की संख्या समान रहती है, या हर पीढ़ी में विखंडनों की संख्या समान रहती है, उसे हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए गुणन कारक का मान 1 होता है, ठीक है। मंद श्रृंखला अभिक्रिया के लिए भी ऐसे ही परिभाषा दे सकते हैं, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें हर अगली पीढ़ी में विखंडनों की संख्या या विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम मंद श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इनके लिए गुणन कारक का मान 1 होता है। ये अभिक्रिया धीरे धीरे अपने आप ही मंद होकर के स्वतः ही बंद हो जाती है। और तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है जिसको हम कहते हैं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब मान लीजिए कि किसी पीढ़ी में 100 न्यूट्रॉनों ने विखंडन किया और 100 न्यूट्रॉनों ने 100 यूरेनियम का विखंडन किया, प्रत्येक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त हुए, यानी कि टोटल 300 न्यूट्रॉन प्राप्त हो गए, ठीक है। अब इन 300 न्यूट्रॉनों में से मान लीजिए 150 न्यूट्रॉनों ने विखंडन कर दिया, इसका मतलब 50% ने कर दिया, ठीक है। अब 150 से क्या होगा, प्रत्येक न्यूट्रॉन जब विखंडन करेगा यूरेनियम का तो 3 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होंगे। कितने न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होंगे? 3 न्यूट्रॉन हमें प्राप्त होंगे, यानी कि 150 से हमें कितने न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे? 15 दूना 30, 15 3 45, 450 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। 450 में से 50% विखंडन कर देंगे, यानी कि 225 न्यूट्रॉन विखंडन करेंगे। तो देखो पहले पीढ़ी में 100 किए, फिर 150, फिर 225, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हर पीढ़ी में विखंडनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हर पीढ़ी में विखंडनों की संख्या बढ़ेगी तो एक विखंडन से 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर विखंडनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्पन्न ऊर्जा का मान भी तेजी से बढ़ेगा, और अगर उत्पन्न ऊर्जा का मान तेजी से बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस ऊर्जा को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, इस ऊर्जा को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं जिनमें K का मान 1 से बड़ा होता है, K का मान 1 से बड़ा होता है। एक K का मान 1 से बड़ा कब हो सकता है? जब किसी पीढ़ी में विखंडनों की संख्या उससे पिछली पीढ़ी में विखंडनों की संख्या से अधिक हो, यानी हर पीढ़ी में विखंडनों की संख्या बढ़ती चली जाए, क्रमिक रूप से बढ़ती चली जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा को एक निश्चित समय के पश्चात कंट्रोल करना, नियंत्रित करना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाओं को बहुत तेजी से त्वरित दर से आगे बढ़ती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ ली, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया के लिए हमने क्या कहा कि K का जो मान है वो 1 से कम होगा, नियंत्रित के लिए K का मान 1 के बराबर होगा, अनियंत्रित के लिए K का मान 1 से बड़ा होगा। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। मान लीजिए छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आ जाता है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का के लिए गुणन कारक का मान निम्न में से क्या होगा?
और वहां आपको दिया हुआ ऑप्शन k इज लेस देन 1, k इज इक्वल टू 1 और k इज ग्रेटर देन 1 और इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे अनियंत्रित है, इसका मतलब k का मान 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और k का मान अगर 1 से छोटा है तो मंद है। तो अब देखो इसको याद रखने का तरीका भी है, ये k को मान लो, इस k को मान लो कि अगर ये बढ़ रहा है तो अनियंत्रित हो जाएगा और अगर ये घट रहा है तो नियंत्रित हो जाएगा। अब हमने पहले में क्या कहा, k का मान 1 से छोटा है मतलब घटेगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, नियंत्रित तो रहेगा ही, साथ में मंद गति की अभिक्रिया हो जाएगी। k का मान 1 के बराबर है, यानी ये फुली कंट्रोल्ड है, फिक्स कर दिया हमने k का मान। k का मान ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है, तो ये फुली नियंत्रित अभिक्रिया है। और k का जो मान है वो 1 से बड़ा है, यानी हर बार जो विखंडनों की संख्या है वो बढ़ेगी, तो ये अनियंत्रित हो जाएगी। तो जो मंद अभिक्रिया है उसको हम ज्यादातर उपयोग में नहीं लेते हैं, लेकिन जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उसका उपयोग परमाणु भट्टी में बिजली बनाने के लिए किया जाता है। और जो अनियंत्रित अभिक्रिया है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। अब एक प्रश्न आया है आशुतोष का, सर विखंडन से बनने वाले न्यूक्लियस वापस संलयन नहीं कर सकते हैं क्या? और एक और है, सर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन डेस्ट्रॉय या एब्जॉर्ब। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, जैसे 100, जैसे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्रश्न ये इसने किया है कि ये जो 100 न्यूट्रॉन है, ये 100 न्यूट्रॉन है, इन 100 न्यूट्रॉनों में से जब इन्होंने विखंडन किया तो 300 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए और 300 में से पूरे 300 तो विखंडन कर ही नहीं रहे, तो इनमें से मान लीजिए 100 कर रहे हैं या 150 कर रहे हैं या 50 कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए का क्या हो रहा है, बाकी बचे हुए न्यूट्रॉन कहां जा रहे हैं? तो बाकी बचे हुए न्यूट्रॉन जो हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि विखंडन कहां हो रहा है। अगर ये विखंडन किसी ऐसी परमाणु भट्टी में हो रहा है जहां पर हमें इसे नियंत्रित कराना है, तो वहां पर ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, न्यूट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। और अगर ये अनियंत्रित अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु बम बन रहा है, विस्फोट हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये न्यूट्रॉनों को कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। ये न्यूट्रॉन कहां चले जाएंगे, ये परिवेश में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये किस जगह अभिक्रिया हो रही है इस बात पर निर्भर करता है। अगर वहां पर कोई ऐसा पदार्थ है जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर सकता है, जैसे अपन आगे देखेंगे, मैं आपको देखो आगे एक और चीज बताता हूं, परमाणु भट्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो परमाणु भट्टी में आप देखोगे यहां पर एक चीज दी हुई है, नियंत्रक छड़े, देख रहे हो सामने, नाभिकीय भट्टी में विखंडन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉनों का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। तो परमाणु भट्टी में अगर ये प्रक्रिया हो रही है तो बाकी न्यूट्रॉनों में से अधिकांश न्यूट्रॉन क्या होंगे, इस कैडमियम की छड़ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। और अगर यही अभिक्रिया ऐसी जगह हो रही है जहां कैडमियम की छड़ें नहीं है या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर सकता है, तो वो कहां चले जाएंगे, परिवेश में। अब परिवेश क्या, अगर वहां कोई दीवार है तो दीवार से टकराएंगे, हवा है तो हवा में चले जाएंगे, कोई दूसरे पदार्थ है तो उन पदार्थों से ये मिल जाएंगे, उनसे क्रिया कर सकते हैं, अन्य यूरेनियम के पिंडों का विखंडन करा सकते हैं जब इनकी ऊर्जा कम होगी, या ये हवा में घूमते हुए किसी और पदार्थ के साथ में कोई बॉन्ड बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि न्यूट्रॉनों का क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया कहां पर संपादित हो रही है। अब इसका पहला प्रश्न कि क्या यहां पर संलयन भी हो सकता है, तो बच्चों देखो संलयन के लिए एक शर्त है कि जब 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक आपस में मिलते हैं और मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो संलयन होता है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे नाभिक लूं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या पहले से बहुत ज्यादा हो, जैसे बेरियम की बात है 56 और क्रिप्टॉन जिसमें 36 है, तो 56 और 36 प्रोटॉनों को एक साथ ला करके हमें एक नया पदार्थ बनाना है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह एक ऐसा पदार्थ लेता जिसमें 2 ही प्रोटॉन है या एक ही प्रोटॉन है, इनको पास में लाता, तो पहले वाले भाग में हम कहते हैं 56 और 36 एक बड़ी संख्या है, इनको पास में लाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर 2 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन को हम पास में लाएंगे तो हमें थोड़ी सी कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन कम का मतलब यह नहीं है
कि इसमें तो आपको 1000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है और इसमें 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम चल रहा है। नहीं, कम का मतलब यह है कि इसकी तुलना में कम, पर ये जो कम है वो हमारे लिए भी ज्यादा है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है जिसके पास में 1000 करोड़ रुपए हर साल में वो कमाता है, ठीक है। अगर उसने किसी वर्ष में 1000 करोड़ कमाए और अगले वर्ष में उसने 900 करोड़ कमाए, तो 900 करोड़ उसके लिए 100 करोड़ कम है 1000 से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 2 ही रुपए कमाए। समझे मेरी बात को? तो ये जो 1 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉनों को पास में ला करके और नया नाभिक बनाना होता है सनलाइन, इसमें भी हमें सूर्य के ताप के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा होती है की आवश्यकता होती है? सूर्य के ताप के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि इतनी ऊर्जा पृथ्वी पर प्राप्त करना किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में बहुत मुश्किल है, और परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का मान इतना नहीं होता है, इसलिए परमाणु विस्फोट में ये जो छोटे नाभिक बने हैं इनका पुनः संलयन होने की संभावनाएं 99.99% नहीं है। मैंने 100% नहीं कहा यहां पर। मैंने 100% क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी प्रक्रिया हमें मिल जाए जिसमें हम कोई प्रकार का परिवर्तन करके 2 नाभिकों को जोड़ करके कम ताप पर भी संलयन कर पाए। हो सकता है कोई ऐसी प्रक्रिया हमें भविष्य में मिल जाए। तो भविष्य में क्या होगा, भविष्य में संलयन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, लेकिन वर्तमान में इन नाभिकों का संलयन जो विखंडन से हमें प्राप्त होते हैं, विखंडन से प्राप्त ऊर्जा के कारण नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो इसने पूछा, जो प्रश्न आशुतोष ने पूछा, आशुतोष संतुष्ट हो तुम जवाब से बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़े अपन इससे। तो देखो हमने देखा कि 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, एक नियंत्रित, एक अनियंत्रित और एक जो है मंद गति की अभिक्रिया। अब ये जो श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है इसमें एक बात मैंने आपको और कही थी, मैंने कहा भाई 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कि कितने न्यूट्रॉन विखंडन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने बता दी कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया है। मैंने कहा था कि इसमें ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कितने यूरेनियम आपके पास में है। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेते हैं अपन। मान लीजिए कि आपने एक जगह आग लगाई है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को। आपने एक जगह आग लगाई है और ये एक कचरे का हिस्सा है, ये एक कचरे का हिस्सा है, ये एक कचरे का हिस्सा है और ये एक कचरे का हिस्सा है। ठीक है, और यहां पर एक बड़ी लकड़ी रखी हुई है। ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, इस बड़ी लकड़ी को जलाने के लिए, इस बड़ी लकड़ी को जलाने के लिए मान लीजिए आपको 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये कचरे का जो ढेर रखा हुआ है, तिनके जो रखे हुए हैं, अगर इनको पूरा जला दिया जाए तो प्रत्येक ढेर से हमें 2 जूल ऊर्जा प्राप्त होती। लेकिन ये ढेर दूर दूर रखे हुए हैं, ये ढेर क्या है, दूर दूर रखे हुए हैं। तो एक चीज तो हमें ये चाहिए कि ये लकड़ी जिसको 6 जूल ऊर्जा की आवश्यकता है, जब तक सही तरीके से जलना शुरू नहीं हो जाए, ठीक है, जब तक सही तरीके से जलना शुरू नहीं हो जाए तब तक हमें इसे ऊर्जा देते रहना पड़ेगा, यानी इसे उष्मा देते रहना पड़ेगा, यानी इसे जलाते रहना पड़ेगा। आपने घरों में भी देखा होगा, आप चूल्हा जलाते हो या तपने के लिए लकड़ी जलाते हो, तो जब तक वो लकड़ी सही से नहीं जल जाती तब तक आपको क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे तिनके, कागज के टुकड़े। 12th इसके बाद मैं क्लास। ठीक है। अब बच्चों इस क्लास के बाद में आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो आप लोग ऑनलाइन ही रहिएगा। 9 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी। ठीक है, तो खैर वापस अपन ही आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा भी तपने के लिए जब आप लकड़ी जलाते हो तो क्या करते हो बच्चों, जब तक आग नहीं जल जाती, अच्छी तरह से लकड़ी नहीं जल जाती, आप क्या करते हो, उसमें और कागज डालते रहते हो और तिनके डालते रहते हो, वो बुझने वाली होती है, तो उसमें फिर और आप आग जलाने के लिए कुछ ना कुछ कैरोसिन डाल रहे हो, या मान लो कोई कपड़ा है तो वो डाल रहे हो, या आपके पास में कोई पॉलिथीन का टुकड़ा है तो वो डाल रहे हो, या आपके पास में कोई कागज है, तिनका है, कोई भी ऐसी चीज है जो जलने योग्य, पत्तियां हैं, वो आप उसमें डाल रहे हो, और तब तक डाल रहे हो जब तक कि ये जलना शुरू नहीं हो जाए। तो एक बात तो हमें ये चाहिए कि ऊर्जा लगातार मिलनी चाहिए जब तक कि ये लकड़ी जलना शुरू नहीं हो जाए। दूसरी चीज ये भी जरूरी है कि मान लीजिए कि एक लकड़ी ये यहां पर रखी हुई है,
ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक लकड़ी यहां रखी हुई है, अब एक कागज का टुकड़ा आप यहां जलाओ और एक कागज का टुकड़ा आप यहां पे जलाओ, ठीक है। दोनों कागज के टुकड़े जब आप अलग अलग जलाओगे तो दोनों से कम ऊर्जा प्राप्त होगी और लकड़ी का ना तो ये भाग जल पाएगा ना ये भाग। तो इस पूरी लकड़ी को जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लकड़ी के एक सिरे पर आप पूरी लकड़ी पर कागज लपेट दो तो लकड़ी नहीं जलेगी, लेकिन अगर लकड़ी के एक सिरे पर बहुत सारे कागज रख दो का जलना शुरू हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? तो हम भी यहां पर यही चीज देखेंगे कि ये जो दो जूल ऊर्जा जिस तिनके से प्राप्त हो रही है, अगर मैं इनको अलग 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 जलाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ये हिस्सा जलेगा और बुझ जाएगा, ये हिस्सा जलेगा और बुझ जाएगा, ये हिस्सा जलेगा और बुझ जाएगा, ये हिस्सा जलेगा और बुझ जाएगा। लेकिन अगर इनमें चारों हिस्सों को इकट्ठा कर दो किसी भी तरीके से इकट्ठा कर दूं तो इस लकड़ी को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा यानी 6 जूल ऊर्जा हमें इनसे प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है एक साथ, उतनी ऊर्जा के लिए एक निश्चित मान की, एक निश्चित परमाणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं, मान लीजिए कि एक ढेर रखा हुआ है आपके पास में, ठीक है, एक ढेर रखा हुआ है और उस ढेर में बहुत सारी कांच की गोलियां हैं, मान लो 1000 गोलियां हैं, ठीक है, और आपको एक बार वो कांच की गोलियां दिखा दी कि भाई कांच की गोलियां रखी हुई है, और आपको कहा कि भाई अब आप आंख बंद करो, अब आप आंख बंद कर लो और उस कांच की गोलियों में एक किसी गोली दूसरी गोली से निशाना लगाओ या आंख खोल करके निशाना लगाओ, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। एक दूसरा व्यक्ति है जिसको भी 1000 गोलियां दी, लेकिन उसमें उसको क्या किया कि 500 एक तरफ रख दी, 500 एक तरफ रख दी, और इसको कहा भी किसी भी एक गोली को जो तेरी मर्जी पड़े निशाना लगा। एक तीसरा व्यक्ति है जिसको 100 गोली एक तरफ, 100 गोली एक तरफ, 100 ऐसे करके 10 ढेर बना दिए और उसको कहा कि भाई अब निशाना लगा। मुझे बताओ कि कौन से व्यक्ति के गोली पर निशाना लगने की संभावना अधिक होगी? कौन से व्यक्ति की गोली लगने की जो संभावना है वो अधिक होगी? कोई बता सकता है मुझे? सर एक गोली के निशाना लगाना हो तो सर जिसके 100 है उसके पहले, और सब में से एक के लगाना है तो 1000 वाली के एक लगेगी सर। सब में से किसी एक के लगाना है, सब में से किसी एक के। तब तो सर जिसके ज्यादा गोलियां एक साथ पड़ी हुई उसके एक पर लग सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इसने सही कहा। अच्छा चलो अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो कि इस गोली पर जैसे निशाना लगाया जाता है गोली फट जाती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, गोली फट जाती है और फटने के बाद में क्या होता है कि वो उससे नई गोलियां प्राप्त होती हैं। एक इमेजिन करो ऐसा कुछ हो रहा है ना, एक गोली पे आपने निशाना लगाया, वो गोली फट गई और फटने से उससे 4-5 गोलियां और बन गई, ठीक है, और वो 4-5 गोलियां आसपास की और गोलियों से टकरा रही है और फिर और विस्फोट हो रहा है, ऐसे करके लगातार विस्फोट होता जा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इन तीनों सिचुएशन में, जिसमें 1000 गोली एक साथ रखी हुई है, जिसमें 500 गोली एक साथ रखी हुई है, 500 की दो जगह रखी हुई है थोड़ी दूरी पर, और जिसमें 100 रखी हुई है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है ए, बी और सी में से जिसमें बहुत सारी ऊर्जा एक साथ या बहुत सारे विस्फोट एक साथ होंगे? 1000 वाले में, 500 वाले में या 100 वाले में? 1000 वाले में। डेफिनेटली 1000 वाले में, डेफिनेटली 1000 वाले में। क्यों? क्योंकि 1000 वाले में जब एक गोली का विस्फोट होता है तो उससे जो भी नई गोलियां बनती है वो आगे विस्फोट जिनका करेंगी वो गोलियां 1000 वाले में ज्यादा है, 100 वाले में वो गोलियां कम है। मान लो एक गोली ने विस्फोट किया, इससे 4 गोली बनी, 4 ने और विस्फोट किया, 16 बनी, लेकिन ये 16 जब विस्फोट करने के लिए जा रही है तो आगे उपलब्ध गोलियों की संख्या कम है। यानी कि विस्फोट के लिए, अब इस विस्फोट को अगर मैं कहूं विखंडन, तो विखंडन के लिए इस अभिक्रिया को लगातार चलाए रखने के लिए जिस पदार्थ का विखंडन हो रहा है उसके भी परमाणु, उसके भी नाभिकों की संख्या अत्यधिक होनी चाहिए, अत्यधिक होनी चाहिए। तो किसी भी पदार्थ के लगातार विखंडन के लिए उसका एक आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है।
ठीक है, आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। जैसे मान लो यूरेनियम का 2 ग्राम द्रव्यमान जो है, वो एक उदाहरण ऐसे ले लिया मैंने हवा में, ये सही संख्या नहीं है। 2 ग्राम द्रव्यमान वो न्यूनतम द्रव्यमान है, जिससे कम द्रव्यमान हुआ तो ये श्रृंखला अभिक्रिया अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी, अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 2 ग्राम में 100 यूरेनियम के नाभिक थे, ठीक है, 100 यूरेनियम के नाभिक है, ठीक है, ये 100 नाभिक है, टोटल 100 नाभिक है। आपने 10 न्यूट्रॉन भेजे, 10 ने 10 यूरेनियम का विखंडन कराया, ठीक है, और 10 न्यूट्रॉनों ने जब 10 यूरेनियम का विखंडन कराया तो उससे 30 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। फिर पहली बार में 10 न्यूट्रॉन यूरेनियम का विखंडन हो गया। अब ये 30 न्यूट्रॉन जो प्राप्त हुए, ये मान लो पूरे के पूरे विखंडन करा देते हैं, तो पूरे के पूरे विखंडन कराए तो कितने हो गए? 30 ने विखंडन कराए तो 90 हो गए। अब 90 के 90 न्यूट्रॉन विखंडन कराए तो इसके लिए 90 यूरेनियम होने चाहिए, तो 10 पहले हो गए और 30 बाद में हो गए, टोटल 40 हो गए, कितने? 60, यानी 60 यूरेनियम का ही विखंडन होगा और उसके बाद में विखंडन खत्म। 60 यूरेनियम के विखंडन से हमें 180 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, लेकिन 180 विखंडन किसका करेंगे? जिसका विखंडन करेंगे वो तो है ही नहीं। लेकिन अगर ये यूरेनियम बहुत सारा होता तो हम कहते हैं ये विखंडन जो है वो आगे तक और चलता चला जाता और एक साथ बहुत बड़ी अभिक्रिया। तो श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ाए रखने के लिए न्यूट्रॉन तो चाहिए ही, लेकिन साथ में आपको यूरेनियम भी चाहिए। अगर इस यूरेनियम का द्रव्यमान कम हुआ तो इसमें नाभिकों की संख्या भी कम होगी और विखंडन के अपने आप ही रुकने की संभावना बढ़ जाएगी। यानी यूरेनियम का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिससे कम द्रव्यमान होने पर विखंडन जो है वो बहुत धीमा होता है और जल्दी ही बंद हो जाता है। उस निश्चित द्रव्यमान को अपन कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। अब मान लो क्रांतिक द्रव्यमान का मान है 10 ग्राम सपोज, ठीक है। अगर मैं यहां पर 4 ग्राम, यहां पर 4 ग्राम, यहां पर 4 ग्राम और यहां पर 4 ग्राम रख दो सपोज, और बीच में एक न्यूट्रॉन का स्रोत रख दो, इससे न्यूट्रॉन निकला, इससे न्यूट्रॉन निकला, इससे न्यूट्रॉन निकला, इससे न्यूट्रॉन निकला, ये विखंडन कर रहे हैं अंदर। लेकिन चूंकि ये जो द्रव्यमान है वो निश्चित द्रव्यमान से कम है, इसलिए अभिक्रिया कैसी होगी? धीमी अभिक्रिया। ये विखंडन तो कर पाएंगे लेकिन उसके लिए उपलब्ध यूरेनियम नहीं होंगे, यूरेनियम नहीं होंगे तो ऊर्जा एक साथ मुक्त नहीं होगी, आगे विखंडन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस न्यूट्रॉन ने जिस यूरेनियम का विखंडन कराया है उससे जो न्यूट्रॉन उपलब्ध हुए हैं वो न्यूट्रॉन इस भाग में उपस्थित यूरेनियम का ही विखंडन करा सकते हैं, इस भाग में उपस्थित यूरेनियम का विखंडन नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी तरीके से इस पूरे यूरेनियम को एक साथ मिला दूं तो क्या होगा? पूरे यूरेनियम को एक साथ मिला दूं तो क्या होगा बच्चों? पूरे यूरेनियम को एक साथ मिला दें तो जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा हो जाएगा। जब न्यूट्रॉन विखंडन करेगा तो उससे जो नए न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे उनको आगे विखंडन कराने के लिए ज्यादा यूरेनियम प्राप्त होगा, और ज्यादा यूरेनियम प्राप्त होगा तो विखंडन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने बचपन में पटाखे चलाए होंगे, चलाए ना आपने? वो एक लाल वाला पटाखा चलाया होगा, एक वो सुतली बम चलाया होगा। आपने देखा होगा सुतली बम में बड़ा धमाका होता है, आपको कि सब बड़ा है, इसमें ज्यादा बारूद है इसलिए बड़ा धमाका हो रहा है, और जो लाल वाला फटाका है उसमें कम बारूद है इसलिए उसमें कम फटाका, उसमें कम धमाका हो रहा है। और कभी कभी तो सर वो फुस निकल जाता है। क्यों फुस निकल जाता है? कि उसको भरने वाले जो कारीगर हैं उस लाल वाले हिस्से के कुछ भाग में बारूद भर देते हैं और बीच वाला भाग खोखला रह जाता है, और खोखला रह जाने की वजह से ये अभिक्रिया चलना शुरू होती है और थोड़ी देर चलती और बंद हो जाती है, इसलिए धमाका नहीं हो पाता, उतनी ऊर्जा नहीं निकल पाती है कि इसका जो आवरण है वो फट सके। समझ में आई बात? जबकि जो आपका सुतली बम है उसमें बहुत सारा बारूद है, तो एक बार आपने आग लगा दी जिससे एक बारूद के अणु परमाणु नाभिक का विखंडन हुआ, उसने आगे और विखंडन कराया और कराया और कराया, तो और विखंडन कराने के लिए उसके पास में और अन्य परमाणु उपलब्ध हैं, इसलिए विखंडन तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में इस विखंडन से ऊर्जा का मान भी तेजी से बढ़ता है और बहुत बड़ा विस्फोट आपको सुनाई देता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और यही सिद्धांत परमाणु बम में भी काम में लिया जाता है। अब देखो परमाणु बम के बारे में हम समझेंगे। यहां पर ये जो परमाणु बम है आप देख सकते हो, इसमें एक बाह्य आवरण है, 4 हिस्सों में यूरेनियम रखा हुआ है और बीच में न्यूट्रॉन का स्रोत है, ठीक है। इस न्यूट्रॉन के स्रोत से न्यूट्रॉन निकलता रहता है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239
दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ जो है वो डायनामाइट के रूप में बाहरी आवरण में, जैसे ये है ना, ये देखो इसके दो आवरण होते हैं। एक आवरण तो ये है अंदर वाला, जिसमें ये यूरेनियम यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है और यहाँ रखा हुआ है। मान लीजिए इसका क्रांतिक द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो यहाँ पर 4 ग्राम रखा हुआ है, यहाँ पर 4 ग्राम रखा हुआ है, यहाँ पर 4 ग्राम रखा हुआ है, और ये बीच में न्यूट्रॉन का स्रोत रखा हुआ है, और ये बाहरी आवरण में बारूद भर दिया जाता है। अब इसका क्या होगा फायदा, देखो ध्यान से समझना। क्योंकि ये एक भाग का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम है, इसलिए अंदर विखंडन तो होगा, लेकिन इतना मंद विखंडन होगा, इतना कम विखंडन होगा कि उससे बहुत कम ऊर्जा मुक्त होगी और ये अपने आप ही प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही इस बारूद में आग लगाकर, बाहरी बारूद में आग लगा करके और विस्फोट कराने का प्रयास किया जाता है, तो ये बाहरी बारूद जो है वो फटने के साथ में बाहर निकलने का प्रयास करता है, और ये जो अंदर अणु है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से इनको अंदर की तरफ धक्का देता है। अंदर की तरफ धक्का देने पर ये जो चारों भाग है वो बीच में आकर के मिल जाते हैं, जिससे द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा हो जाता है, और जो विखंडन हो रहा था, जो अंदर विखंडन चल रहा था बहुत धीमी गति से, वो तेज गति से बढ़ जाता है, और इतना बड़ा धमाका होता है कि आपको वो विस्फोट के रूप में सुनाई देता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये परमाणु बम में काम में ली जाती है, ये अपने सिलेबस में नहीं है। फिर आगे अपन चलते हैं, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं ये भी देखना जरूरी है। पहला तो ये कि जब एक यूरेनियम का विखंडन हुआ तो उससे जो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, इन 3 न्यूट्रॉनों में से कितने न्यूट्रॉन विखंडन कराएंगे, यानी कितने न्यूट्रॉन जो हैं उनका क्षरण हो जाएगा। तो हमें नियंत्रित करवाने के लिए, अभिक्रिया को अगर नियंत्रित करवाना है, तो 3 में से कम एक यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन जो है वो विखंडन कराना चाहिए, यानी इसका क्षरण नहीं होना चाहिए, इसका क्षरण नहीं होना चाहिए। अब क्षरण जो है वो किस बात पर निर्भर करता है, क्षरण इस बात पर, क्षरण का मतलब हाथ से है यहाँ पर, ठीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो न्यूट्रॉन के उत्पादन की दर है और न्यूट्रॉन के जो क्षरण की दर है वो डिपेंड करती है क्षेत्रफल और आयतन पर, ठीक है। चूंकि ये गोलाकार भाग है, तो गोलाकार के भाग के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसमें, जैसे मान लो कि मैं जिस भाग में ये अभिक्रिया करवा रहा हूं, ठीक है, जिस भाग में मैं ये क्रिया करवा रहा हूं, ये यूरेनियम जो है वो जिस भाग में भरा हुआ है, उसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, न्यूट्रॉन के क्षरण की दर इसके समानुपाती होगी, और जो आयतन है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। उत्पादन की जो दर है वो आयतन के समानुपाती होगी। उत्पादन की दर आयतन के समानुपाती कैसे होगी, जैसे मैंने मान लीजिए, ये ध्यान से समझना मेरी बात को, ये यूरेनियम लिया, इस पर न्यूट्रॉन की बौछार कराई, ठीक है। अगर ये क्षेत्रफल बड़ा होता, ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां से मैंने 10 न्यूट्रॉन भेजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो आप कहोगे सर ये 10 में से देखो 1 2 3 4 5 न्यूट्रॉन ये तो विखंडन करा ही नहीं पाए, तो सीधे निकल गए, क्योंकि इस यूरेनियम का क्षेत्रफल कम था, ठीक है, क्षेत्रफल कम था तो ज्यादा न्यूट्रॉन आगे निकल के बिना विखंडन कराए। अगर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होता तो ज्यादा न्यूट्रॉन इसके संपर्क में आते, ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल बड़ा होगा तो क्षरण कम होगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो क्षरण ज्यादा होगा, ठीक है। जो क्षरण की दर है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि जो पदार्थ इसका क्षरण कर रहा है, जैसे कैडमियम की छड़ें इसको ग्रहण कर रही है, वो उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर उसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो ये जो न्यूट्रॉन है उस कैडमियम की छड़ के ज्यादा संपर्क में आएंगे, तो ज्यादा न्यूट्रॉनों का क्षरण होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रॉनों का जो क्षरण है वो 2 बातों पर निर्भर कर रहा है कि यूरेनियम का साइज क्या है और जो इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रहे हैं उनका साइज क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूट्रॉन उत्पन्न कैसे हो रहा है, ये यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बौछार कराई तो यूरेनियम का विखंडन किया, उससे 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए। अब इस यूरेनियम का अगर आयतन ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसमें ज्यादा अणु जगह घेर रहे होंगे, ज्यादा नाभिक जगह घेर रहे होंगे, तो ज्यादा
न्यूट्रॉन और आगे विखंडन होगा और ज्यादा न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो जो क्षरण दर है वो, या हम ये कहेंगे नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉनों का क्षरण कितना हो रहा है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो इस बात पर कि उनको कितना अवशोषित किया जा रहा है, और दूसरा इस बात पर कि वो कितने उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे मान लो उत्पन्न 30 हो रहे हैं, ठीक है, तो कम ही उत्पन्न हो रहे हैं तो आगे विखंडन भी कम ही होंगे, ठीक है ना। अब इस 30 में से भी मान लीजिए कि 30 में से भी मान लीजिए 25 का अवशोषण हो गया, तो आगे जो विखंडन कराने के लिए उपलब्ध न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, वो 5 ही, ठीक है। एक तो कम उत्पन्न हुए, उसमें से भी अधिकांश का ह्रास हो गया, अधिकांश को अवशोषित कर लिया गया, और एक दूसरा ये हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो उनका उत्पादन ज्यादा हुआ, उत्पादन ज्यादा हुआ। उत्पादन ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति विखंडन की संभावना बढ़ जाएगी। यानी ये दो बातों पर निर्भर कर रहा है, क्षरण दर पर और उत्पादन की दर पर, ठीक है। इसके साथ ही एक चीज और है कि न्यूट्रॉन में एक समस्या, और न्यूट्रॉन की एक समस्या और है विखंडन के लिए, वो है इसकी ऊर्जा की। तीव्र गति के जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम 238 का विखंडन तो आसानी से करा देते हैं, लेकिन यूरेनियम 235 का विखंडन नहीं करा पाते, ठीक है। या यूरेनियम 235 के विखंडन की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको अभिक्रिया में मान लीजिए 100 न्यूट्रॉनों ने विखंडन करना शुरू किया, ठीक है, और 100 से 300 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, इन 300 न्यूट्रॉनों की ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए आगे यूरेनियम के विखंडन की संभावना कम हो जाएगी, यूरेनियम के संपर्क में आने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। तो 300 में से मान लीजिए कि 70 न्यूट्रॉन ही आगे विखंडन करा पा रहे, फिर 70 से 210 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, उन 210 में से मान लीजिए कि 60 न्यूट्रॉन ही विखंडन करा रहे हैं, तो पहले 100 ने कराया, फिर 70 ने, फिर 60 ने, फिर 50 ने, अभिक्रिया धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस समस्या को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई कैसे भी करके जो यूरेनियम का हमने विखंडन कराया था, ये जो 100 न्यूट्रॉनों का विखंडन कराया, इससे जो 300 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए, इसमें से केवल 70 न्यूट्रॉनों ने विखंडन क्यों किया, क्योंकि इनकी ऊर्जा ज्यादा थी। तो अगर हम इसकी ऊर्जा कम कर दें तो क्या होगा, विखंडनों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी ऊर्जा को कम किया जाता है। इसकी ऊर्जा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है, बेरिलियम का उपयोग किया जाता है, और अगर भारी जल नहीं होता तो सामान्य जल का उपयोग किया जाता है। वैसे भारी जल ज्यादा अच्छा होता है सामान्य जल की तुलना में, और उससे भी ज्यादा अच्छा होता है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। तो अब ये 300 न्यूट्रॉनों को अगर हम ग्रेफाइट में से गुजारेंगे, और इनमें से अगर मान लो 150 न्यूट्रॉनों ने भी अपनी ऊर्जा कम कर ली, इतनी कम कर ली कि विखंडन करा दें, तो ये 150 विखंडन हो जाएंगे। अब पहले 100 हुए, अब 150 हो जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना जरूरी है कि ये बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं करना होना चाहिए, यानी कि आपको इनकी ऊर्जा को कम भी करना है, लेकिन सबकी ऊर्जा को कम नहीं करना है, क्योंकि सबकी ऊर्जा को कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे न्यूट्रॉन विखंडन कराने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगी, परमाणु विस्फोट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है वो भी एक समस्या है कि अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉन जो है वो विखंडन नहीं कर पाते हैं। एक और दिक्कत है, वो ये है कि जो उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन के द्वारा, ये यूरेनियम के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगर यूरेनियम ने उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया तो ये एक स्थायी समस्थानिक भी बना सकते हैं। यूरेनियम